प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज इमर्ज्ड। नमस्कार, ये सवाल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। जीएस पेपर 2, जीएस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में ये सवाल पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। डिस्कस। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ भारत में सबसे शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरा है। हाँ जी, उसकी एक पूरा का पूरा कार्यालय होता है जो सारे मंत्रियों को फीडबैक देता है, डायरेक्शन देता है, क्या करना है ये बताता है, कंप्लेंट उनकी देखता है और फिर प्राइम मिनिस्टर को फीडबैक भी देता है। और प्राइम मिनिस्टर के सारे काम जो मंत्रियों से कराने होते हैं वो इसी के जरिए होते हैं। द क्लेम दैट the prime minister's office has emerged as the most powerful institution in India is largely supported by its evolution and function dominance, especially in recent decade. The PMO, while an extra constitutional body, has no mention in the constitution. तो ये देख लो, कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं है। Has become a central hub for policy formation, coordination, and administration. Its power is not static. It ebb and flow depending on prime minister personality and political strength. तो भैया ये कोई इसका काम कोई बहुत आवश्यक नहीं है। ये क्या करता है? ये पॉलिसी मेकिंग। सरकार स्थिर है अस्थिर है, पर्सनैलिटी कैसी है उसके हिसाब से काम करता है। हाँ, यह तर्क दिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भारत में सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरा है। यह मुख्य रूप से इसके विकास और भावनात्मक प्रभुत्व का कारण है, खासकर हाल के दशकों में। हालांकि यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यह नीति निर्माण, समन्वय और प्रशासन का केंद्रीय विषय बन गया है। इसकी शक्ति स्थिर नहीं है। यह प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, राजनीतिक ताकत के आधार पर घटती रहती है। अगर सरकार पूर्ण बहुमत में है तो मंत्रियों को खूब चलाएगा, और अगर गठबंधन की सरकार है जिसमें क्षेत्रीय दल शामिल है, रीजनल पार्टीज, तो फिर आराम आराम से उनकी सुनेगा, उनको करेगा। तो कारक क्या है कि इनका प्रभाव बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, है ना। प्रधानमंत्री जिसे एक मजबूत हो, निर्णायक हो, जिसे स्पष्ट बहुमत हो, वो पूरी की पूरी सत्ता को केंद्रीकृत कर लेता है। और वो और उसके व्यक्तिगत अधिकारी जिस जो इसमें रहते हैं वो पूरा भारत चलाते हैं, थिंक टैंक के लिए कार्य करते हैं। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है तो नहीं, फिर तो सुननी पड़ती है। नहीं तो कुर्सी के दो टांग अभी जैसे मोदी जी की दो ही हैं, तो ज्यादा नहीं करेंगे। तो पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द PMO's power. Several factors have contributed to the PMO's growing influence. The personality of Prime Minister, this is arguably the most significant factor. A strong, decisive, and popular Prime Minister who command a clear majority in the Lok Sabha can effectively centralize power within PMO. The PMO acts as their personal staff agency and think tank. Leaders like Indira Gandhi and Narendra Modi are often cited as the example of the Prime Minister who used the PMO to exercise significant control over the government. In contrast, during the coalition governments, the PMO power tend to become more concentrated. Decline in cabinet. ट्रेडिशनली द कैबिनेट वाज द प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो सारे डिसीजन इसमें लिए जाते थे कैबिनेट में। हाउएवर, विद द राइज ऑफ पावरफुल पीएमओ, द रोल ऑफ individual ministry and cabinet as a whole has often been
seen as diminish. The PMO now frequently takes the lead. तो इंडिविजुअल मिनिस्टर और कैबिनेट, इनका रोल कम हो गया है. द PMO frequently takes the lead in initiating and formulating the major policy with the cabinet and how it is asked merely to rectify them. तो बस सारा वहां पहले ही कैबिनेट PMO में बन के चला आता है, कैबिनेट में बस उस पे साइन करा लिए जाते हैं, चर्चा हो जाती है. तो मंत्रिमंडल का कार्यों का पतन, अब पढ़े लिखे लोग ही नहीं बनते मंत्री, इनिशिएटिव ही नहीं लेते, है ना. तो ये सभी विशेषज्ञता नहीं होती उनके पास। मंत्रिमंडल का पटल, परंपरागत रूप से मंत्रिमंडल प्राथमिक निर्णय लेने वाला निकाय था, यही डिसीजन लेता था. हालांकि एक शक्तिशाली PMO के उदय, व्यक्तिगत मंत्रालय और समग्र रूप से मंत्रिमंडलों की भूमिका अक्सर कम होती जा रही है. PMO अब अक्सर प्रमुख नीतियों को शुरुआत ही ये करता है, बनाने की शुरुआत भी यही करता है, और मंत्रिमंडल केवल उसकी पुष्टि के लिए रह जाता है. शासन की जटिलता, अब कैबिनेट करेगा क्या आजकल? आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसा कल भी बात किया था, है ना, इस पर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है. तो कौन कोऑर्डिनेशन करेगा सभी मिनिस्ट्रियों के बीच? तो ये सेंट्रल कोऑर्डिनेशन निकाय बनकर उभरा है. PMO प्रधानमंत्री तक अपनी बात सीधा पहुंचाने के साथ यह भी सुनिश्चित करने की अच्छी स्थिति में रहता है कि विभिन्न मंत्रालय राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करे. तो बीच में कोऑर्डिनेटर है. यह अंतर मंत्रालय गतिरोध को तोड़ने के लिए, ये देख लो, मिनिस्ट्रीज को फोन करता है कोई मिनिस्टर या उसका IAS, ये कहता है सर हमारी फाइल उस डिपार्टमेंट में अटकी हुई है, पैसा रिलीज नहीं हो रहा, या उनकी तरफ से वर्क पेंडिंग है, तो उनको फोन जाता है, क्या हुआ इस काम का, फाइल कैसे है आपके पास? तो वहां का मिनिस्टर और वो उस काम को करता है, एक एक एकल अधिकार बिंदु के रूप में कार्य करता है. तो कॉम्प्लेक्सिटी इन द गवर्नेंस, द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन द मॉडर्न गवर्नेंस with its focus on economic liberalization, globalization and cross-cutting issues. Cross-cutting का मतलब होता है जो कई मंत्रालय में कई जगह पर घूमते हैं. Has necessitated a central coordinating body, the PMO, with its direct office access to the Prime Minister, is well positioned to ensure that different ministry work in a synchronized manner to achieve national goal. It can act as a single point of authority to break interministerial logjam. रोल ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यही मेन बंदा होता है एकदम, प्रधानमंत्री के बाद यही मेन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS होता है. द इंडिविजुअल होल्डिंग पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इज अ क्रूशियल determinant of PMO's power. A highly competitive and trusted principal secretary who enjoy the complete confidence of Prime Minister can become a powerful figure in their own right, informally influencing the entire administrative machinery. PN Haskar under Indira Gandhi, Brijesh Mishra under अटल बिहारी वाजपेयी आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना. तो भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रोल बढ़ जाता है, ये मंत्रियों को भी देखने लग जाते हैं, काम बताने लग जाते हैं. प्रधान सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. यह अत्यधिक सक्षम और विश्वसनीय सचिव होता है प्रधानमंत्री का, और यह अपने आप में एक शक्तिशाली बन जाता है. औपचारिक अनौपचारिक रूप से यही फोन करता है, पूरे प्रशासनिक तंत्र को प्रभावित करता है. इंदिरा गांधी के तहत PN हस्कर, अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान ब्रिजेश मिश्रा, इसका क्या है, बहुत ही सक्षम उदाहरण है. औद्योगिकी और प्रत्यक्ष संचार का प्रयोग, प्रौद्योगिकी इतनी ज्यादा और सोशल मीडिया आ गया है आज
कि पीएमओ पारंपरिक चैनलों और यहां तक मंत्रियों को भी दरनिकार कर देता है और जनता से डायरेक्ट ही क्या करता है, संचार करके सीधी लाइनें कि हमारे को भेजो, आपको कोई दिक्कत है। लोग पीएमओ में अपनी दिक्कतें भेजते हैं, ग्रीवेंसेस भेजते हैं मंत्रियों का, और फिर वो मंत्रियों को फॉरवर्ड होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री सीधे नीतियों की घोषणा करने से नागरिकों से जुड़ता है, और जिससे पीएमओ की प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ जाता है, और मंत्री मंत्री कुछ नहीं, यहीं से सब आ जाता है। तो use of technology and direct communication, with the advent of technology and social media, the PMO has been able to establish direct lines of communication with public, bypassing traditional channels and even minister. This allow the PM directly announce policies and connect with the citizens, further enhancing the PMO stature and authority. अब कंसर्न क्या क्या होते हैं इससे? The growing centralization of power within the PMO is not without its critic. Concern have been raised about erosion of cabinet role, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। Critique argue that powerful PMO can undermine the principal and collective responsibility, ये घट जाती है collective responsibility ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि पूरी कैबिनेट देश को चलाएगी, ना कि केवल प्रधानमंत्री और उसका पीएमओ। and turn individual minister into a mere implementator of policy decided by पीएमओ। तो डिसाइड करने वाला आदमी बनकर रह जाता है कि बस उनकी जो पॉलिसी आ रही है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे देखना है। तो आलोचना केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका, जो ये सामुदायिक उत्तरदायित्व है, ये तो ऐसा लगता है फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। एक ही आदमी सारे डिसीजन ले रहा है ना, तो कैसे क्या हो गया ये, प्रेसिडेंशियल अनुपात। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, वो कमजोर हो जाता है। व्यक्तिगत मंत्रियों को केवल पीएमओ द्वारा तय की गई नीति का क्रियान्वयन में बदल जाता है, स्थापित प्रक्रियाओं को दरनिकार करता है। देखो पीएमओ सीधा सीधा आईएएस को ही बता देता है आपको ये काम करना है, मंत्री को बताता नहीं। बाकी और जो एडवाइजरी निकाय हैं, SC ST आयोग या और नीति आयोग, जितने भी आयोग हैं जो सलाह देते हैं, उनकी सलाह वाला मानता नहीं, डायरेक्ट करा देता है, जल्दबाजी में निर्णय ले जाता है। अब एक सरकार तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट की चल रही है, और दूसरी सरकार प्रधानमंत्री का पीएमओ ऑफिस आईएएस और मंत्रियों को डायरेक्शन देकर चलाता है। तो पीएमओ कभी कभी समांतर समार के रूप में वर्णित हो गया है, जो व्यक्तिगत मंत्रालयों को हस्तक्षेप करता है, उन्हें बताता है तुमको कब क्या करना है, क्या नहीं भी करना है। सीबीआई की रेड कहाँ लगेगी, ईडी की रेड कहाँ लगेगी, क्या लगता है कौन डिसाइड करता है, क्या लगता है? पीएमओ। फिर फोन जाता है होम मिनिस्ट्री, और फिर होम मिनिस्ट्री सीबीआई को, और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको डील करती है, ईडी ईडी। को। मुख्यमंत्रियों को किसको उठवाना है, किसका फोन जाता है मुख्यमंत्रियों के पास भी, पीएमओ का। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इतना टाइम है कि वो फोन करेगा? वो तो सुबह उठता है, आधे घंटे के लिए बैठता है, उसके साथ किसके साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, और उसको डायरेक्शन दे देता है ये शाम तक हो जाना चाहिए, और फिर पीएमओ अपने जूनियर्स को बुलाता है और उनको डायरेक्शन देता है। प्रधानमंत्री सबसे बात कोई ना करते हैं, जिसकी घर्षण और जवाबदेही कमी हो रही है। ये पता है आपको, ये समझ में आया जो मैंने आपको बताया कि किसी के ऊपर रेड वेड लगनी होती है तो कैसे होता है वो सिस्टम, यहीं से होता है सब। आपको क्या लगता है ये अपने आप काम करती है, ये अपने आप काम करती है, या होम मिनिस्ट्री भी अपने आप काम कर लेती है? कुछ नहीं। निष्कर्ष, जबकि पीएमओ के राजनीतिक संदर्भ में नेतृत्व में बैठे व्यक्ति पर निर्भर है, यह वास्तव में मामूली सचिवालय निकाय की एक दुर्जय विकसित हो गई है। तो एक पहले सिर्फ एक सेक्रेटरीट था जिसका काम प्रधानमंत्री को मदद करना था, लेकिन आज एक अजेय संस्था बन गई है।
प्रधानमंत्री इससे अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग सरकारी कार्रवाई में कोऑर्डिनेशन और मुख्य नीतिगत पहलों को चलाने के लिए, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज एक प्राइमरी टूल है, इंस्टीट्यूशन है, जो कई मायनों में आज भारतीय शासन की तंत्रिका बन गई। कैबिनेट bypassing the established procedure, the PMO direct intervention can sometimes the bypass established bureaucratic procedure and advisory bodies, potentially leading to the hasty decision without proper consultation. Parallel government, the PMO has on occasion has described as a parallel government that intrudes into the domain of individual ministry, leading a friction and a lack of accountability. In conclusion, while the PMO power is contingent on the political context and the individual at the helm, it is indeed evolved from a modest secretarial unit into a formidable institution. It serves as a primary instrument of Prime Minister to exercise their executive authority, coordinate government action, key policy driven initiative, making it many ways a nerve center for इंडियन गवर्नेंस टुडे। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी दिखाई दे रही है।